हेलो बीपीएससी एस्पिरेंट। आज हम क्विक रिवीजन के साथ स्टार्ट करेंगे भारत का इतिहास, जो कि बीपीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम भारत के इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें पाषाण काल का कुछ ज़्यादा प्रमाण बिहार से या कुछ खास प्रमाण बिहार के आसपास से नहीं मिलते हैं। तो जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं तो उसे हम पढ़ लेते हैं। जैसे नवपाषाण काल से हड्डियों के प्रमाण मिलते हैं, जिसमें बिहार का चिरांद जिला, चिरांद नामक स्थान से, जो कि सारण जिले में है, वहाँ से हड्डियों के प्रमाण मिले हैं। और चेचर वैशाली, तो चिरांद से हमें हड्डियों, हिरण की हड्डियों से हथियार जो बनाए गए थे उसके प्रमाण मिलते हैं, और टोंटीदार बर्तन के भी प्रमाण मिलते हैं, और हड्डियों के प्रमाण चेचर से भी मिलते हैं। उसी प्रकार ताम्रपाषाण काल के काले तथा लाल मृदबंध का प्रयोग होता था, और पशुपालन कृषि के प्रमाण भी मिलते हैं। उसी के साथ ही आगे आती है हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जैसे कि ये संस्कृति नगरीय सभ्यता के लिए मुख्यतः फेमस थी, और इस संस्कृति इंडस वैली सिविलाइजेशन को जैसे कि ईरानियन संस्कृति के समकालीन माना जाता है। तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्यतः जैसे किन किन देवी देवताओं का प्रचलन था उस समय में, उस समय की नगरीय व्यवस्था क्या थी, उस समय की बंदरगाह कौन कौन से थे, उस समय के मतलब कि क्या क्या प्रमाण मिले हैं, उस समय की मुहर मिली है। तो इन चीज़ों के बारे में कुछ समझते हैं। जैसे कि हमें एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि हमें सिंधु घाटी सभ्यता से घोड़े के प्रमाण मिले हैं या नहीं मिले। तो हमें घोड़े के प्रमाण सुटकोटदा, जो कि इस समय बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ से मिले हैं। लेकिन अक्सर पूछा जाता है कि मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से जानवर थे। तो हाथी, भैंसा, गधा, बैल, ऊंट इत्यादि भारवाहक जानवर थे। और जैसे गधा, भेड़, बकरी, सूअर, कुत्ते, बिल्ली के खच्चर के भी साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन पशुपालन के रूप में हमें घोड़े के साक्ष्य नहीं मिलते हैं कि घोड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग पालते थे। तो अगर ये पूछा जाए घोड़े के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो सुरकोटदा से मिले हैं, लेकिन ये नहीं है पता अभी तक प्रमाणित हुआ है कि घोड़े भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग पाला करते थे। इसी प्रकार एक टॉपिक हमारा समाप्त होता है घोड़े से रिलेटेड या पशुपालन से रिलेटेड। अब न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं मानव जाति। उस समय में जो मानव निवास करते थे वे द्रविड़ बलूची या हम कहते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड लोग थे, जिसे काकेशियस जाति के लोग माना जाता था। और इसी के साथ आगे करते हैं कृषि। कृषि में वो लोग जैसे खाद्यान्न में गेहूं, जौ, बाजरा इत्यादि का उत्पादन करते थे। फल फूल में तरबूज, खरबूज, साग सब्जी, दलहन, चना, मटर जैसी फसल, और तिलहन में सरसों, राई, अलसी जैसी फसल का उपयोग करते थे। कृषि नहर के प्रमाण लोथल से प्राप्त हुए हैं। यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल एक प्रमुख बंदरगाह था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जहां से हमें सबसे बड़ा जहां से हमें कृषि के लिए कृषि को सींचने के लिए नहर के प्रमाण मिले हैं, जो कि भोगवा नदी के किनारे गुजरात राज्य में स्थित है। और अभी इसी के साथ स्थापित करते हैं हम उद्योग धंधे। उस समय के उद्योग धंधे क्या थे? उस समय जैसे मोम मोम का उपयोग किया जाता था। कांसे और टिन को मिलाकर जस्ता बनाया जाता था। कांसे तांबे को मिलाकर टिन मिला जस्ता बनाया जाता था। चिकोटी विधि से मतलब कि मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। का ये जानना आवश्यक नहीं कि चिकोटी विधि क्या होती है। यह जब कभी विस्तृत वर्णन करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि चिकोटी विधि क्या होती है, या किन किन विधियों से लेपित विधि क्या होती है, मृदभांड निर्माण कैसे होता है, ये सब के बारे में वर्णन करूंगा। बेसिकली ये जेआरएफ नेट जेआरएफ बच्चों के लिए होता है। तो और मन का उस समय पे बनाने की काफी अच्छी विधि थी। मन के बहुत सारे धातुओं से बनाए जाते थे, सोना, चांदी, तांबा, कांसा, और मिट्टी के भी मतलब कि बर्तन बनाए जाते थे। मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। और मन का निर्माण उत्पादन का प्रमुख केंद्र जो प्राप्त होता है हमें चनहुदड़ो या लोथल से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा काल में नग्न
मूर्ति प्राप्त हुई है जिसकी साक्षात जैन तीर्थंकर से की जाती है। ये ऐसा माना जाता है कि ये जैन तीर्थंकर हैं। वाणिज्य व्यापार, वह लोग जैसे सोना के लिए कर्नाटक कोलार थी फेमस, चांदी के लिए अफगानिस्तान फेमस था, टिन के लिए अफगानिस्तान फेमस था, और तांबा के लिए खेतड़ी राजस्थान फेमस था, नीलम के लिए ईरान फेमस था, गोमेद के लिए पुखराज सीप गुजरात फेमस था। तो एक बहुत ही समरी के रूप में हम फिर से रिवीजन करते हैं कि व्यापार वाणिज्य में जो सोना चांदी थी, सोना आता था कर्नाटक कोलार से, जो कि साउथ इंडिया में पड़ता है, चांदी आती थी अब चांदी और टिन जो आता था अफगानिस्तान से आता था, और वहाँ ईरान साइड से, पश्चिमी साइड से ईरान से हमें नीलम, मतलब कि एक मणि होती है नीलम, वो प्राप्त होती थी, और खेतड़ी राजस्थान से जो कि आज भी है तांबा के लिए फेमस, तो तांबा वहां से प्राप्त होता था। गुजरात से भी पुखराज या गोमेज के साक्ष्य मिले हैं। मेहुला, पूछा जाता है मेहुला क्या है? मेहुला हड़प्पा सभ्यता का समकालीन नाम है। मेहुला भी कहते हैं हड़प्पा सभ्यता को, जैसे इसे हड़प्पा सभ्यता को मोहनजोदड़ो सभ्यता भी कहते हैं, अर्थात मृतकों का टीला। ठीक है, तो अब इसी के बाट आट का भी प्रयोग कहते हैं माना जाता है उस समय हुआ करता था। सैंधव कला कैसी थी? कला के रूप में हमें मोहर स्टैंप सील मिली है, जिसमें कुछ अंकित है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है। हमें यहाँ से कला के रूप में पशुपति शिव की मोहर प्राप्त हुई है, पशुपति शिव की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसे माना गया है कि यह आदि योगी आदि पुरुष पशुपति शिव हैं। तो उनको ऐसा माना जाता है कि उस समय के लोग पशुपति शिव की आराधना पूजा किया करते थे। भाषा लिपि का भी कुछ अध्ययन नहीं किया गया है। जो चित्राक्षर लिपि थी, जिसे पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट कहते हैं, उसका भी अध्ययन नहीं किया गया है, पढ़ नहीं पाए हैं। धार्मिक जीवन, यहाँ का धार्मिक जीवन बेसिकली हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये मातृत्व प्रधान सभ्यता मानी जाती है, क्योंकि इस समय में मातृ देवी का, या जैसे आधुनिक समय में हमारा जो परिवार होता है वह पितृसत्तात्मक है, पिता की ही चलती है, उस समय माता को सर्वप्रथम माना जाता था, मातृ सत्तात्मक परिवार हुआ करते थे। जैसे कि इस समय यूपी के पूर्वांचल साइड में एक जनजाति पाई जाती है, उसमें भी आज मातृ सत्तात्मक प्रथा है। तो लिंग तथा योनि के भी प्रमाण मिले हैं, लिंग तथा योनि के अवशेष मिले हैं लोथल से, और पशुपति शिव के प्रमाण जो कि जॉन मार्शल ने खोजा था मोहनजोदड़ो से, वो प्रमाण मिले हैं। इसी प्रकार बलि प्रथा के प्रमाण मिले हैं कि यहाँ पर बलि हुआ करती थी जानवरों की। कुबड़ वाले बैल के प्रमाण मिले हैं, कुबड़ वाला बैल, जिसे पशुपति शिव का वाहन नंदी बताया गया है। और पुरातात्विक साक्ष्य में जैसे हड़प्पा की खोज किसने की? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की 1920 से 1921 ईस्वी में। इसकी पुनः खोज भी हुई, तिवारा खोज भी हुई। हमें क्या क्या प्राप्त हुए, ज़्यादा कुछ विस्तृत वर्णन नहीं करना है, उसको मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हमें यह ऐसी 27 ऐसी मोहर मिली हैं जिनमें सर्वाधिक लिपि युक्त मोहर है, जो कि हमें हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी, जिसमें हमें पूर्ण समाधान 42 नर कंकाल मिले हैं। मोहर में हमें गैंडा, हिरन, भैंसा इत्यादि की आकृति लिपि मिले हैं। चनहुदड़ो की खोज सी जी मजूमदार ने की थी। अर्नेस्ट मैके ने उत्खनन कराया था चनहुदड़ो का 1931 ईस्वी में। उसी प्रकार लोथल की खोज एस आर राव ने की है 1954 ईस्वी में, जो कि भोगवा नदी किनारे साबरमती संगम पर स्थित है, और चनहुदड़ो सिंधु नदी पर स्थित है। इसी प्रकार बनावली की खोज आर एस बिष्ट ने की है। राखी गढ़ी की तो आज भी खनन चल रहा है, इसका कुछ विशेष उत्खनन नहीं हुआ है। जैसे इसका 1969 ईस्वी में भगवान दास ने उत्खनन कराया था, लेकिन
ऐसे कोई खोजकर्ता नहीं है जो कि एक समय में इसका उत्खनन हुआ हो, क्योंकि इसका आज भी उत्खनन चल रहा है। इसी प्रकार और भी इम्पोर्टेंट स्थान है, जैसे रंगपुर है, अली मुराद है, मालवल है, रोपण है, कुणाल है, संगोल है, कोटदीजी है, कालीबंगा है। कालीबंगा एक लिए और फेमस था कि कालीबंगा से हमें चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं, हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं, समाधान के भी साक्ष्य मिले हैं। इसी प्रकार हम अब न्यू टॉपिक, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक इरा, वैदिक सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं। वैदिक सिविलाइजेशन का जैसे कि समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। तो इस समय बिहार में स्पेशल कौन कौन से टॉपिक हैं, बिहार के लिए हम पहले पढ़ते हैं। बिहार इतिहास में वैदिक काल से रिलेटेड संबंधित चीज़ें, जैसे पहली बार बिहार का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। पहली बार बिहार का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। पुराणों के अनुसार जो मगध प्रांत है वहाँ पर सबसे पहले बृहद्रथ राजवंश ने शासन शुरू किया था। तो मगध के लोग पूजा पाठ नहीं करते थे, इसलिए मगध के लोगों को कीकट कहते थे। कीकट अर्थात अपवित्र प्रदेश, अपवित्र प्रदेश मगध को माना जाता था। तो यहाँ पर रहने वाले लोगों को विराट कहा जाता था। सर्वप्रथम मगध का उल्लेख अथर्ववेद में आया है। और वैदिक काल से संबंधित कुछ बातें, जैसे गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में है। उसी प्रकार सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। वसुधैव कुटुंबकम महोपनिषद से लिया गया है। और कुछ इम्पोर्टेंट बातें, जैसे कि हम पढ़ते हैं वैदिक सिविलाइजेशन का समय काल 1000 ईसा पूर्व, या कहीं कहीं पर वैदिक का जो समय था, वैदिक सिविलाइजेशन का समय काल, वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। क्योंकि 600 ईसा पूर्व से महाजनपद काल स्टार्ट होता है, तो उसके पहले का पूरा समय हम वैदिक सिविलाइजेशन में रहते हैं, जिसमें 2 पार्ट किए गए हैं। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, जिसे ऋग वैदिक काल की संज्ञा दी गई है, इसे पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है। और जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है, उसे उत्तर वैदिक काल की संज्ञा दी गई है। इसी प्रकार हम वैदिक काल को 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में बांट सकते हैं। तो जैसे कि सर्वप्रथम क्वेश्चन आता है कि आर्य कौन थे। आर्य को ऋग्वेद में आर्य कहाँ से आए थे, कौन थे आर्य, के बाद में कई दार्शनिकों ने अपने अपने उल्लेख किए हैं कि आर्य यहाँ से आए, वहाँ से आए। जैसे कि कुछ हैं, जैसे कि दयानंद सरस्वती ने बताया कि यह तिब्बत आर्यों का मूल स्थान था। जैसे बाल गंगाधर तिलक इन्हें कहते हैं कि उत्तरी ध्रुव से आए थे। इसी प्रकार जैसे संपूर्णानंद कहते हैं कि सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे। उसी प्रकार आर्यों का माना जाता है, मुख्यतः माना जाता है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। आर्यों का मुख्यतः निवास मध्य एशिया माना गया है। और इसी प्रकार जैसे हम कुछ पुराने नाम पढ़ते हैं, जिसमें जैसे किस नदी को वैदिक काल में क्या संज्ञा दी जाती थी, क्या नाम से पुकारा जाता था। जैसे व्यास को विपाशा कहते थे, सतलज को शतुद्री कहते थे, रावी को परसुणी कहते थे, चिनाब को अक्सनी कहते थे, झेलम को बितस्ता कहते थे, कुंभा को काबुल कहते थे, कुमु को कुर्रम कहते थे, घग्गर को दस्तवती सरस्वती की सहायक नदी कहते थे, श्रुति साहित्य अपरुषे ऋग्वेद के 3 उपखंड हैं, साकल, वालशिक्य, वासक। दशराज युद्ध का अक्सर वर्णन मतलब पूछा जाता है कि दशराज युद्ध का परिणाम क्या था, ये कहाँ हुआ था, किस किस के साथ हुआ था। तो दशराज युद्ध ये 10 राजाओं के बीच हुआ था, जिसमें से सबसे प्रमुख राजा थे जो कि आर्य राजा सुदास थे, जो अपने पुरोहित विश्वामित्र को हटाकर ऋषि वशिष्ठ को अपना नया पुरोहित बनाया था। उन्हीं के विरुद्ध विस्तार के दौरान विश्वामित्र ने आर्यों नार्यों को एकत्रित करके सुदास के विरुद्ध युद्ध संघर्ष स्थापित किया, और जिसमें राजा सुदास की विजय होती है और विश्वामित्र पराजित हो जाते हैं।
वैदिक काल में 3 प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है, जिसमें वाजपेय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और एक आंतरिक सुख शांति के लिए किया जाने वाला यज्ञ होता था। ब्राह्म ऋग्वेद से संबंधित सहयोगी साहित्य, जिसमें हमें ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेद का अध्ययन मिलता है। यजुर्वेद, हम अध्ययन करते हैं वेदों का। ऋग्वेद, जैसे कि ऋग्वेद को ऋग संहिता के नाम से जाना जाता है, उसे यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित 18 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख किया गया है, जिसे वाजसनेयी संहिता कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता और कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, जिसे कृष्ण खंड कहा जाता है। साम यजुर्वेद मुख्यतः ये संगीत, श्लोक, मंत्र, ऋचाएं इत्यादि से संबंधित वेद है, जिसमें सारेगामा की उत्पत्ति यहीं से ली गई है। यह वेद मुख्यतः संगीत, नाट्य इत्यादि से संबंधित है। ब्राह्मण, सामवेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तांडव ब्राह्मण तथा जैमिनी ब्राह्मण। छांदोग्य उपनिषद, उपनिषदों में जैमिनी उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद 2 प्रमुख उपनिषद हैं। छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है, जिसमें देवकी पुत्र कृष्ण, उनके परिवार, माता पिता, गुरु संदीपनी की पहली बार उल्लेख छांदोग्य उपनिषद से प्राप्त हुआ है, जिसमें 3 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ का उल्लेख किया गया है।